दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज हम जो नया टॉपिक कवर करेंगे वो है स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पिछले जो वीडियो है उसमें हमने चैप्टर कवर किया था, वो था चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड। और इस वीडियो में जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बताया गया है गवर्नमेंट का, यानी कि राज्य में जो सरकारें जो बनाई जाएंगी वो जो चलेंगी वो किसके एक संसदीय प्रणाली से चलेंगी। ये जो जैसे हमने स्टेट सेंटर के केस में देखा था कि यूनियन पर भी एक जो सिस्टम एडॉप्ट किया गया है वो कौन सा है, पार्लियामेंट्री। तो वही सिस्टम जो है वो स्टेट में भी एडॉप्ट किया गया है। अब स्टेट में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। उस मंत्री परिषद में हेड कौन होगा उस मंत्री परिषद का, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का प्रशासनिक जो सिस्टम है उसमें जो मेन पावर जो है वो किसको दी गई है, चीफ मिनिस्टर को दी गई है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं स्टेट्स में इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड फंक्शंस इन द सेम वे एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर, यानी कि केंद्र में जिस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से राज्य में जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो काम करेंगे। यानी कि दोनों जगह जो पावर्स वगैरह दी गई है या जो सिस्टम एडॉप्ट किया गया है बिल्कुल क्या है, सेम है। द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट डिटेल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, जिस सिस्टम से हमारे यहाँ जो सरकार चलाई जाएगी वो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा कहीं डिटेल में तो नहीं दिया गया है। लेकिन दो आर्टिकल्स है जिसके बारे में बताया गया है, बताते हैं। आर्टिकल नंबर 163 और 164। तो जैसा कि यार हमने देखा था तो यूनियन के केस में दो आर्टिकल कौन से थे, एक तो था आर्टिकल नंबर 74 और दूसरा था 75। ये दो आर्टिकल सेंटर की जो यूनियन की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से दो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 163 और 164। ये दो आर्टिकल स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताते हैं। अब जो आर्टिकल नंबर 163 है ना, वो बताता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं यानी कि जो मंत्री हैं उनका क्या स्टेटस है, क्या उनको पावर है, उनकी पावर है उसके बारे में। जबकि आर्टिकल नंबर 164 है, ये बताएगा कैसे उनको अपॉइंट किया जाएगा मिनिस्टर्स को, कितने समय के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा, क्या क्या जिम्मेदारी होंगी उनकी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एक मिनिस्टर बनने के लिए, ओथ कौन दिलवाता है, सैलरीज और अलाउंसेस क्या होंगे मिनिस्टर्स की। इन सभी चीजों के बारे में आर्टिकल नंबर 163 जो है वो बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, यानी कि जो गवर्नर है, गवर्नर को सलाह और उसके कामकाज को सरल करने के लिए जो मदद करेगा कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो तीन प्रोविजंस इसके बारे में बताए गए हैं। पहला है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन द एक्साइज ऑफिस फंक्शन, यानी कि गवर्नर की जो कामकाज करने में उसकी जो मदद और उसको सलाह कौन देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होगा, सीएम, एक्सेप्ट इन सो फार एज ही रिक्वायर्ड टू एक्साइज हिज फंक्शंस इन डिस्कशन, यानी कि उन मामलों को छोड़कर जिसमें गवर्नर अपना व्यक्तिगत फैसला ले सकते हैं, उस मैटर्स को छोड़कर सभी में जो सलाह वगैरह किसके द्वारा दी जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। दूसरा प्रोविजन है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर डिस्क्रिशन और नॉट, डिसीजन ऑफ द गवर्नर शैल बी फाइनल, यानी कि कोई भी यदि कोई मामला है तो गवर्नर की डिस्क्रिशन का है या नहीं है, ये जो डिसाइड करने की पावर है वो स्वयं किसको दी गई है, गवर्नर को। एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट ही ought not to have acted in डिस्कशन, यानी कि गवर्नर जब कोई भी काम कोई भी मैटर पर अगर डिसीजन लेते हैं अपनी डिस्क्रिशन में रहकर, तो इसकी जो जवाबदेही है वो किसी भी न्यायालय के द्वारा तय नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी क्वेश्चन, यानी कि जो भी सलाह दी जाती है सीएमओ के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, उसको किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता। ये जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल नंबर 163 बताता है। नेक्स्ट जो प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 64,
ये जो है कुछ मिनिस्टर्स के बारे में बताता है कि मिनिस्टर्स की क्या पावर्स हैं, क्या-क्या उनके रूल्स हैं। तो पहला है द चीफ मिनिस्टर जो अपॉइंट किया है किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, लेकिन किसकी एडवाइस पर? सीएम की एडवाइस पर। तो यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सभी मेंबर, अगर हम सीएम को भी इंक्लूड करते हैं तो अपॉइंट तो गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नर अपॉइंट करते हैं किसकी सलाह पर? सीएम की। लेकिन ये 4 स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं, यहाँ पर एक अलग से वेलफेयर मिनिस्टर बनाया जाता है। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर्स, who in addition be in the charge of the welfare of the scheduled caste and the backward class or any other works। यानी कि ये जो स्पेशल मिनिस्टर जो बनाया जाता है वो खासकर जो भी ट्राइबल पीपल्स होते हैं, शेड्यूल कास्ट के पीपल्स होते हैं और अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके वेलफेयर के लिए मिनिस्टर बनाया जाता है जो खासकर इन्हीं लोगों को देखता है। द बिहार वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रोविजन बाय दिस 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006। यानी कि पहले बिहार में भी एक ट्राइबल एक मिनिस्टर बनाया जाता है, लेकिन 2006 में बिहार को इस कैटेगरी से जो है बाहर कर दिया गया। तो अभी प्रेजेंट में केवल 4 ही स्टेट्स हैं जहाँ पे मिनिस्टर इन चार्ज बनाया जाता है ट्राइबल्स का। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, उड़ीसा। दूसरा प्रोविजन है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। यानी कि जो मंत्री बनाए जाएंगे वो उनकी स्ट्रेंथ फिक्स की गई है, और उनकी स्ट्रेंथ कितनी फिक्स की गई है? 15%। उस राज्य की जो विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ जो है उसके 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते। जैसे सपोज करो, अगर किसी भी स्टेट में 100 एमएलए होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, यदि 100 मेंबर्स हैं तो वहाँ पर केवल और केवल 15 मेंबर ही जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। लेकिन जो नंबर है मिनिस्टर्स का इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12। यानी कि यहाँ पर एक मैक्सिमम और मिनिमम नंबर जो है वो फिक्स किया गया है कि कम से कम 12 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा उस राज्य की विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। तो ये प्रोविजन कब जोड़ा गया था? 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। नेक्स्ट प्रोविजन है अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister। यानी कि कोई भी सदस्य, राज्य की विधानमंडल का कोई भी सदस्य जो है डिफेक्शन के ग्राउंड पर यदि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, यानी कि जो दल बदलू के आधार पर किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसको मंत्री पद से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये भी प्रोविजन जोड़ा गया था 2003 में, 91वां जो संशोधन किया गया था उसके द्वारा। नेक्स्ट प्रोविजन है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। यानी कि जो मंत्री जो है अपनी ऑफिस पर कब तक होल्ड करते हैं? गवर्नर के प्लेजर पर। नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि पूरी जो काउंसिल्स होती है मिनिस्टर्स की वो सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होती है? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, क्योंकि यहाँ जो मेंबर्स होते हैं डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के द्वारा, इसीलिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्हीं के लिए। नेक्स्ट है गवर्नर शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू अ मिनिस्टर। यानी कि जो शपथ कौन दिलाता है मिनिस्टर्स को? तो गवर्नर। नेक्स्ट प्रोविजन है अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive मंथ शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य की विधानमंडल है उनका अगर सदस्य नहीं है तो उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है, वो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर उसे जो है वो सदन की सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा जो उसकी जो मिनिस्टर पद है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स। और जो भी सैलरीज होती हैं, जो अलाउंसेस मिनिस्टर्स को दिए जाएंगे, सब कुछ जो है राज्य की जो लेजिस्लेचर्स होती हैं वो तय करती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 166। ये बताता है कि जो सरकार राज्य की सरकार है उनका जो कामकाज है वो कैसे किया जाएगा, कैसे वो करेंगे। पहला, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। यानी कि सभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होती हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शंस की अगर हम बात करें जैसे पीसीएस के द्वारा जो भी अपॉइंट किए जाते हैं ऑफिसर्स, उनकी अब ट्रांसफर करना है उनको, उनकी जो नियुक्ति होती है,
और भी सभी जो एक्शंस होती हैं वो गवर्नर के नाम से की जाएंगी। दूसरा, ऑर्डर और अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ गवर्नर shall be authenticated in such manner as may be specified in the rule to be made by the governor। यानी कि और भी कोई अगर आदेश वगैरह जो जारी किए जाते हैं तो वो सब उस रूल्स के द्वारा डील किए जाएंगे जो कि गवर्नर में बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन है द गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। यानी कि राज्य की जो सरकार है उनके कामकाज को और ज्यादा सरल बनाने के लिए गवर्नर रूल्स बना सकता है। एंड फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर्स of the said business in so far as it is not business with respect to which governor is required to the act in this। इसमें ये बताया गया कि जो गवर्नर्स के बीच में जो भी कामकाज वगैरह है वो डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, गवर्नर करेगा, और गवर्नर जैसा चाहे वो उस हिसाब से जो है उनको बांट सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 167, ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। यानी कि जो सीएम है उनकी भी क्या क्या ड्यूटीज हैं वो आर्टिकल नंबर 167 बताता है। तो पहली ड्यूटी जो है वो यही है कि टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ स्टेट एंड द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशंस। यानी कि राज्य के प्रशासन से जुड़े हुए सभी जो मामले हैं उनके बारे में जो सीएम जो है वो गवर्नर को बताएंगे। ये किसकी ड्यूटी है? सीएम की, कि जो भी राज्य में चल रहा है, ठीक है, जैसी भी कोई स्थिति है या कोई भी विधेयक लाया जा रहा है या कोई प्रपोजल एक प्रस्ताव लाया गया है राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है उसमें, तो उसके बारे में जो है वो गवर्नर को बताया जाएगा। दूसरी ड्यूटी है टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज द गवर्नर मे कॉल। यानी कि ये तो जब बताया, पहला हमने ड्यूटी क्या देखी थी कि जो सीएम है वो बताएंगे। दूसरी ड्यूटी ये है कि जब कभी भी गवर्नर प्रशासन के संबंध में किसी भी मामले पर अगर वो जानकारी लेना चाहते हैं तब भी जो सीएम है वो सीएम को कह सकते हैं कि भाई इस मामले में मुझे रिपोर्ट की जाए। तीसरा है, यदि जो गवर्नर जब कभी उन्हें लगता है, ठीक है, कि किसी भी मामले पर जिस पर काउंसिल के द्वारा देखो डिसीजन लिया गया है या किसी मंत्री के द्वारा डिसीजन लिया गया है, ठीक है, उस मामले की भी जानकारी है वो उसे दी जाए तब वो ऐसा कह सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 177, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रेस्पेक्ट द हाउस। अब वन अभी जो लास्ट आर्टिकल था वो आर्टिकल नंबर 167 में हमने देखा था कि काउंसिल ऑफ वो चीफ मिनिस्टर की क्या ड्यूटी होती है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 177 वो बताता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके भी क्या राइट है सदन के प्रति। ठीक है, तो एवरी मिनिस्टर, प्रत्येक मिनिस्टर के पास एक राइट होता है कि राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन दी प्रोसीडिंग ऑफ द असेंबली। यानी कि संसद जो सभा जो है, सॉरी, असेंबली जो होती है, असेंबली की जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा ले सकता है, उसमें उसे बोलने का अधिकार है। जो लेजिस्लेचर की कोई कमेटी है उसमें भी वो हिस्सा ले सकता है जिसमें उसका नाम है, बट ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू दी वोट। यानी कि यदि किसी भी कमेटी में यदि उसका नाम नहीं है लेकिन उसकी प्रोसीडिंग में वो हिस्सा तो ले सकता है, पार्टिसिपेट तो कर सकता है, लेकिन वोट नहीं करेगा। ये कुछ राइट्स होते हैं मिनिस्टर्स के। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि जो जो भी एडवाइस दी जाती है मिनिस्टर्स के द्वारा उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 163 जो है वो हमें क्या बताती है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिसमें कि चीफ मिनिस्टर जिसका हेड होता है, जो कि गवर्नर को सलाह भी देते हैं और उसकी मदद भी करते हैं उसके कामकाज को करने में, सिवाय एक डिस्कशन को छोड़कर, यानी कि व्यक्तिगत या फैसले की बात आती है उन मामलों को छोड़कर वो उसकी मदद करते हैं। यदि कोई भी क्वेश्चन अगर उठता है कि एक मैटर गवर्नर की डिस्क्रिप्शन का है नहीं है, तो ये जो पावर दी गई है वो गवर्नर का डिसीजन इसमें फाइनल होगा। एंड एनीथिंग डन बाय हिम कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट ही ought नॉट टू हैव एक्टेड इन हिज डिस्क्रिप्शन। तो देखो यही एक ऐसी पावर है जो गवर्नर और एक स्टेट में सीएम के बीच में टकराव रहता है कि भाई कोई भी मैटर डिस्क्रिप्शन का है नहीं है, ये तय करने की जो पावर है वो किसको दी गई? स्वयं गवर्नर को दी गई है। अब सपोज करो कि सेंटर में जो पावर है वो किसी अदर पार्टी की, स्टेट में कोई दूसरी पार्टी है, पोजिशन पार्टी है, तो उन स्टेट्स में इस पावर का जो सबसे ज्यादा मिसयूज करते हैं गवर्नर, और ये देखा भी जाता है।
फर्दर द नेचर ऑफ द एडवाइस जो भी मिनिस्टर के द्वारा दी जाती है गवर्नर को, वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं की जाएगी, ठीक है। यही प्रोविजन बताता है कि द कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप यानी कि मंत्रियों की और गवर्नर के बीच में जो एक रिलेशन है उसके बारे में ये बताता है। अगर 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल अपनी रूलिंग में कहा था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ऑलवेज एग्जिस्ट टू द एडवाइस द गवर्नर इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि दो केस में, एक तो मंत्रिपरिषद अपनी रिजाइन दे दें, ठीक है, या उस राज्य की जो विधानसभा यदि वो भंग हो जाती है तो ऐसे केस में भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि नई जो एक सरकार नहीं बन जाती है और वो सलाह देंगे गवर्नर को। इसीलिए जो एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्रीज होती है वो कंटिन्यू रहती हैं जब तक उस पर कोई उनका उत्तराधिकारी उस चार्ज को नहीं संभाल लेता है। ऐसे अगेन एक बार रूलिंग अगेन 1974 में कोर्ट ने बिल्कुल ये साफ कर दिया था कि जब कभी भी गवर्नर अपने डिस्क्रिशन में एक्ट कर रहे हो, मतलब अपने व्यक्तिगत निर्णय जब ले रहे होंगे, तो गवर्नर हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो जब व्यक्तिगत फैसले ले रहे होंगे उसमें भी जो मंत्रिपरिषद की जो है वो सलाह वो जो उसमें लेंगे, ठीक है। He is not required to act personally without the act and advice of the council of ministers। यानी कि वो मंत्री परिषद के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते, ऐसा उसमें कहा गया था 1974 में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स। अब मिनिस्टर्स को अपॉइंट कैसे किया जाता है, ठीक है, या कौन करता है? तो अपॉइंट कौन करता है इनको? गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर्स को, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट गवर्नर करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पर? सीएम। यानी कि सीधे तौर पर देखें तो जो गवर्नर केवल अपॉइंट करते हैं उन्हीं पर्सन्स के लिए एक मिनिस्टर्स के तौर पर जो रिकमेंड किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा। यानी कि सीएम जिसको कहेंगे भाई उसी को वो मंत्री बनाए। लेकिन इसके साथ में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जो भी हमने देखे थे 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यानी कि इन 4 राज्यों में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बनाया जाएगा, जो खासकर इन जो कैटेगरी जैसे कि बीसी है, बैकवर्ड क्लासेस है, शेड्यूल कास्ट है, ट्राइबल पीपल्स है, इनकी देखभाल वो करेगा। मतलब विशेष इन्हीं पर्सन्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक अलग से एक मिनिस्टर बनाया जाएगा। पहले इसमें बिहार भी था लेकिन 2006 में इसको हटा दिया गया है बिहार को। नेक्स्ट है usually the member of the state legislature either legislative assembly और legislative council are appointed as the ministers। यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं राज्य के विधानमंडल के लिए, विधानमंडल के, चाहे वो जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसमें या लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन के जो सदस्य को मिनिस्टर्स बनाया जा सकता है, ठीक है। तो एक जो पर्सन जो कि मेंबर नहीं भी है किसी भी सदन का राज्य की विधानमंडल के, उसको भी एक मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि 6 महीने के लिए उसे बनाया जाएगा। अब उसके पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो 6 महीने के अंदर सदन का हिस्सा बन जाए, यानी कि किसी भी सदन में वो चुनकर आ जाए, अन्यथा उसकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओथ एंड सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर्स। यानी कि जो मंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है और सैलरी वगैरह के बारे में प्रोविजंस। कि देखो एक मंत्री अपनी ऑफिस में एंटर करने से पहले उसको शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलाई थी? गवर्नर की। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कौन शपथ दिलाता है? गवर्नर। गवर्नर 2 तरीके की शपथ दिलाता है, एक तो उसकी ऑफिस की और एक सीक्रेसी की, गोपनीयता की, ठीक है। तो उनमें सेम प्रोविजन है, कुछ ज्यादा नहीं है, कि वो संविधान के प्रति, संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत की एकता प्रभुसत्ता को बनाए रखेंगे और अपना जो काम काज है वो पूरे विश्वास से करेंगे, ठीक है, और बिना किसी पक्षपात के काम करेंगे, भारतीय जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। तो ये सब चीजें उसकी शपथ में दिलाई जाती हैं। सीक्रेसी में ही वही यही कहते हैं कि वो किसी भी पर्सन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जो भी मामला उनके संज्ञान में आता है उसको लेकर, ठीक है। सैलरीज की बात करें हम तो सैलरीज और जो अलायंसेस होते हैं मिनिस्टर्स के, वो सबको कौन तय करता है? स्टेट का लेजिस्लेचर्स, और यही समय समय पर उन्हें बदलाव करता रहता है, ठीक है। अब जो भी उसको दिया जाता है मिनिस्टर्स को, दिया तो बहुत कुछ जाता है, जैसे रहने के लिए फ्री उन्हें एक आवास दिया जाता है, ट्रेवलिंग सुविधा दी जाती है, मेडिकल की फैसिलिटीज दी जाती हैं, और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं मिनिस्टर्स को दी जाती हैं। नाउ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स। यानी कि मिनिस्टर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो पहले देखते हैं हम कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो हमारा संसदीय प्रणाली है सरकार की, उसमें जो मेन सिद्धांत है वो किस पर ये आधारित होती है? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आर्टिकल नंबर जो 164 है
वो बिल्कुल ही साफ तरीके से बताता है कि जो मंत्री परिषद जो है पूरी किसके लिए जिम्मेदार है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उस राज्य की विधानसभा जो है उसके लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, क्योंकि यही असेंबली होती है जहां पर स्टेट्स के पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बैठे होते हैं। इसीलिए इनकी जो जिम्मेदारी तय की जाती है वो इसी सदन में की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो सभी मंत्री जो होते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, जो भी उनके द्वारा कोई भी काम किया गया है या कोई भी गलती की गई है उसमें। अब ये जो एक पूरी टीम के तरफ तौर पर काम करते हैं कि जब कभी भी ये तैरते भी एक साथ हैं और डूबते भी एक साथ हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली जब कभी भी अगर नो कॉन्फिडेंस अगर मोशन अगेंस्ट पास कर देती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, तो सभी मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ता है, यहाँ तक कि वो सभी मंत्री जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से हैं, यानी कि जिन राज्यों में दो मंडल हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट है, अगर सपोज करो उसमें से कुछ मंत्री अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल से हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास किया गया वो असेंबली के द्वारा, तो इस मंत्री परिषद के सभी सदस्य, चाहे वो मंत्री असेंबली की हो या काउंसिल से हो, उन्हें सभी को रिजाइन देना पड़ता है। Alternatively, the Council of Ministers can advise the governor to dissolve the legislative assembly on the ground that the house does not represent the view of the electorate, faith and compromise। तो वो यही कह रहे हैं कि जब कभी भी जो एडवाइस दी जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस दे सकते हैं कि गवर्नर को लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व जो है वो डिसॉल्व किया जाए, तो इस पर भी कौन सलाह देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब मेन जो सिद्धांत है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का, इसका मतलब है कि सभी जो कैबिनेट के डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग है किस पर, कैबिनेट मिनिस्टर्स पर। ठीक है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर, ये प्रत्येक मंत्री की ड्यूटी है कि उस कैबिनेट डिसीजन यानी कि जो मंत्री परिषद के द्वारा डिसीजन लिया गया है उसको वो सपोर्ट करें, सदन में भी और सदन के बाहर भी। यदि कोई भी एक मिनिस्टर उस डिसीजन से, कैबिनेट के डिसीजन से डिसएग्री है और उसको समर्थन डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके पास एक यही ऑप्शन है कि वो रिजाइन दे सकता है, यानी कि अगर डिफरेंट ओपिनियन पे मिनिस्टर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं सिवाय रेजिग्नेशन के। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो एक आर्टिकल नंबर 164 ये बताता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, गवर्नर, यानी कि व्यक्तिगत रूप से हर एक मिनिस्टर किसके लिए जिम्मेदार होगा, गवर्नर का। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर रिमूव कर सकते हैं किसी भी मिनिस्टर को किसी भी समय पर। जब कभी भी काउंसिल जो है मिनिस्टर्स जब तक वो इंजॉय करते हैं कॉन्फिडेंस यानी कि बहुमत विश्वास जब तक उनका बना हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली में सपोर्ट है, तब तक गवर्नर जो है किसी भी मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकते। और अगर रिमूव करेंगे तो किसकी सलाह पर, चीफ मिनिस्टर की सलाह पर। इन द केस ऑफ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन डिससेटिस्फेक्शन विद द परफॉर्मेंस, यानी कि मिनिस्टर की परफॉर्मेंस से लेकर यदि चीफ मिनिस्टर असंतुष्ट है तब उससे कह सकते हैं कि भाई आप या तो रिजाइन दे दो, अन्यथा वो है गवर्नर के द्वारा उसे सलाह देते हैं गवर्नर को, भाई इस मंत्री को डिसमिस कर दिया, रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी लीगली रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एस एट दी सेंटर, जैसा कि हमने सेंटर पे देखा था, कोई भी एक प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे इस सिस्टम के लिए जो कि लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता हो, कानूनी जो जिम्मेदारी है एक मिनिस्टर्स की राज्य में क्या उसके बारे में बात करता हो। It is not required that an order of the governor for public act should be countersigned by minister. Moreover, the court are bad from inquiry, यानी कि वो ये कि जो भी सलाह गवर्नर को दी जाती है उसमें कोर्ट भी इंक्वायर नहीं कर सकता, ये एक सिक्योरिटी के तौर पर आप कह सकते हो उन्हें दी गई है। नाउ द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि कौन कौन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोई भी एक स्पेसिफिक साइज जो है काउंसिल का फिक्स नहीं किया गया है संविधान में। ठीक है, उनको जो दे आर डिटरमाइंड बाय द चीफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द टाइम एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। अभी हमने क्या देखा था कि 15% उस राज्य की टोटल जो विधानसभा की जो स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज्यादा सदस्य नहीं चुने जाएंगे, और कम से कम जो है वो मिनिमम जो है वो 12 मेंबर जो है वो काउंसिल के जो है वो हिस्सा बनेंगे। जैसा कि सेंटर में देखा था, स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी 3 कैटेगरी के होते हैं, नेमली द कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। डिफरेंस क्या है इनके बीच में, वो इनकी रैंक को लेकर है, केवल रैंक और इनके मॉल्यूमेंट्स और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, यही 3 जो क्राइटेरिया वो बताते हैं कि इनके बीच में अंतर है। एंड एट द टॉप ऑफ ऑल दिस मिनिस्टर्स स्टैंड चीफ मिनिस्टर, सबसे ऊपर कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, जो कि उस राज्य का सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी होता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो हेड द इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है स्टेट में उनको वही जो महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है वो दिए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से, जैसे कि गृह
होम एजुकेशन का, फाइनेंस है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर का हो गया, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर है। ये जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं वो इन्हें दिए जाते हैं। दे आर द मेंबर ऑफ द कैबिनेट अटेंड, मतलब मेंबर होते हैं कैबिनेट के और उसकी सभी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं और उनके डिसीजंस वगैरह लेने में भी वो मदद करते हैं। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यही सब चीज़ें इसमें बताया गया है कि क्या-क्या उनके काम होते हैं। बात करें हम कैबिनेट की, तो कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट एक स्मॉल बॉडी होती है, एक छोटी-सी एक बॉडी होती है। कैबिनेट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि आप सपोज़ करो कि अभी हमने क्या देखा था कि किसी भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है किसी भी स्टेट की, उसमें 100 मेंबर है। 100 में से 15 मेंबर ही केवल और केवल सदस्य बन सकते हैं काउंसिल के। तो इस 15 मेंबर्स में से भी अगर हम ये कह दें कि 5 मेंबर हैं, उनको कैबिनेट कह दिया जाए। कैबिनेट मतलब है, इसमें एक तो क्या है, सीएम होंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं उनके मिनिस्टर्स इसमें इंक्लूड रहेंगे। इसी को कैबिनेट कहा गया है। अब मेन जो पावर होती है ना, वो इस काउंसिल में भी कैबिनेट के अंदर ही होती है, कैबिनेट के पास होती है। क्वेश्चन ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन वाले जो होते हैं वो यही होते हैं कि कैबिनेट जो है वो एक पार्ट है काउंसिल का या नहीं। तो ये काउंसिल का है, मतलब कह सकते हैं कि काउंसिल के एक अंदर ही एक अलग से एक और ग्रुप है, उसको कैबिनेट कहा गया है। अब इसकी क्या ड्यूटीज ये परफॉर्म करती है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है। चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडीज होती है उस राज्य की। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, जो भी जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इसके द्वारा लिए जाते हैं और बहुत ही जल्दी लिए जाते हैं। इट इज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टेट हेड, में राज्य का जो प्रशासन है उसका मेन कोऑर्डिनेटर होता है। एडवाइजरी बॉडी होती है गवर्नर के लिए। राज्य की जो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो भी क्राइसिस होते हैं उसको मैनेज करने का काम इसका है कैबिनेट का। सभी तरीके की जो लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स को ये डील करती है। हाईएस्ट जो अपॉइंटमेंट होते हैं स्टेट्स में उनको भी कौन करता है? यही कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटीज। अब जो कमेटीज कैबिनेट काम करता है वो अलग अलग कमेटीज के थ्रू करता है, इन्हीं को क्या कहा गया है? कैबिनेट की कमेटीज। अब दो तरह की कमेटी होती है, एक तो होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एडॉक कमेटीज। जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं ये परमानेंट नेचर की होती हैं, यानी कि इनको हर बार बनाया ही जाता है, ठीक है, हर 5 साल में बनाया जाता है। और जबकि एडॉक कमेटीज कौन सी होती हैं? एडॉक वो कमेटीज होती हैं जो टेम्परेरी नेचर की होती हैं, यानी कि जरूरत पड़ने पर इन्हें बनाया जाता है। और उस जब जैसे जिस किसी भी एक पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के लिए अगर एक कमेटी को बनाया जाए, ठीक है, और हमें पता लगा कि वो हमारा जिस पर्पज से वो बनाई गई थी वो पूरा होता है, तो उसको ऊपर डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो एडॉक कमेटी का मतलब ये होगा जरूरत पड़ने पर ही उसको बनाया जाएगा और उस काम को खत्म होते ही उसे खत्म कर दिया जाता है कमेटी को, जबकि स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट रहती है। और इन सभी को किसके द्वारा सेट अपॉइंट बनाया जाता है? चीफ मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है, दे आर नॉट ओनली सॉर्ट आउट इशूज, यानी कोई भी मुद्दे को सॉर्ट आउट मतलब वो सॉल्व ही नहीं करती हैं, बल्कि प्रपोजल भी तैयार करती हैं कैबिनेट की कंसिडरेशन के लिए, जिस पर डिसीजन लिया जा सके। अब यहाँ पर जो कुछ आर्टिकल्स बताए गए जो अभी हमने पढ़े थे 4-5 आर्टिकल की, 163 आर्टिकल बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, जो कि सलाह देगा गवर्नर को। 64 बताता है अन्य क्या प्रोविजन होंगे मिनिस्टर्स को लेकर। 166 बताता है कि सरकार, राज्य सरकार का जो कामकाज होगा वो कैसे किया जाएगा, ठीक, उसके बारे में। 167 बताता है कि जो चीफ मिनिस्टर्स की क्या ड्यूटीज होंगी, कि वो सभी जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नर को बताएगा। 177 बताता है कि राइट क्या है जो मिनिस्टर्स के इस रेस्पेक्ट टू दी हाउस, यानी सदन के प्रति क्या क्या मंत्रियों के जो अधिकार हैं उनके बारे में ये बताता है। तो जो चैप्टर है हमारा जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो पूरा होता है। कैसे नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम जो कवर करेंगे स्टेट की लेजिस्लेचर्स, और ये स्टेट का लेजिस्लेचर्स जो है वो जैसे कि पार्लियामेंट है सेंटर में, वैसे ही राज्य में क्या है? स्टेट का लेजिस्लेचर, ठीक है। ये लेंथी है चैप्टर, इसमें 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।